गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिक्विड स्टेट द्रवावस्था जो यूनिट है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड द्रव जल की क्या संरचना होती है इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि जो लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर की बात करें, द्रव जल की क्या संरचना होती है, तो जो जल होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठोस के अंदर ये आइस के रूप में होता है, फिर द्रव अवस्था, फिर जब इसको ज़्यादा हीट करते हैं तो ये गैसीय अवस्था में चला जाता है। तीनों अवस्थाओं के अंदर वाटर उपस्थित रहता है। तो यहाँ हम बात करेंगे द्रव जल की क्या संरचना होती है। तो इसके लिए वैज्ञानिक था जे मार्गन तथा बी.ई. वॉरेन। जे मार्गन और बी.ई. वॉरेन ने जल के एक्सरेज विवर्तन का अध्ययन किया। उन्होंने एक्सरेज जो डिफ्रैक्शन मेथड होता है उसके आधार पर उन्होंने इसकी स्टडी की। उनके अनुसार बर्फ के समान द्रव जल में अणुओं के चारों ओर उपस्थित अन्य अणुओं की संख्या ठीक 4 नहीं अपितु 4 व 5 के मध्य है। उनके अनुसार जो आइस होती है तो आइस के अंदर प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से कोवैलेंट सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है, और इसके अलावा इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक ऑक्सीजन परमाणु आइस के अंदर चतुष्फलकीय संरचना में जुड़े हुए रहते हैं। तो वॉरेन और मार्गन के अनुसार जो द्रव जल होता है उसकी संरचना के अंदर जो द्रव जल के अणु होते हैं उसमें उनकी संख्या 4 नहीं होती है, यानी चतुष्फलक के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि 4 और 5 के बीच में होती है। जब बर्फ के पिघलने पर आंशिक रूप से इनकी चतुष्फलकीय संरचना टूट जाती है। अब जब हम आइस को धीरे धीरे हीट करते हैं तो वो पिघलने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है, इसके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटने लगती है, और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय जो संरचना होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। और उनके मध्य के स्थान में जो बीच में इस प्रकार से खाली जगह रिक्त स्थान रहता है, उस रिक्त स्थान के अंदर क्या होता है कि दूसरा जो जल का अणु है वो प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जो बीच में रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान के अंदर यहाँ से जब बॉन्डिंग टूटेगी तो ये H2 मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो जल के अणु उसके अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो अणु के चारों तरफ घेरने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाएगी और दूसरे जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में आते जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और साथ ही 2 अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। इसलिए द्रवण में जल का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। अब जब इसके बीच में कम स्पेस था और हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहा है, वाटर मॉलिक्यूल दूर हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2 अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिससे जल का घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है।
सवाल पूछा जाता है कि जल और बर्फ में से किसका घनत्व अधिक होता है। तो जो जल होता है इसका घनत्व बर्फ की तुलना में ज्यादा होता है। बर्फ का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, कम होता है, इसीलिए तो बर्फ होती है वो जल की सतह पर क्या करती है, तैरती रहती है। 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है। तो 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम आइस को हीट करते हैं तो उसके बीच की जो उपसंयोजन संख्या होती है वो अधिकतम होती है, और यदि ताप और अधिक बढ़ाया जाए तो दो अणुओं के मध्य की दूरी अधिक प्रभावी रहती है, जिससे जल के घनत्व में कमी आ जाती है और ताप में और अधिक वृद्धि करने पर जल के अणु हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं तथा जल सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो जैसे जैसे हम 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, उस समय उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन और जब हम उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि दो अणुओं के बीच की जो प्रभावी दूरी है वो बहुत अधिक हो जाती है, मतलब दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे जल के घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर उसकी डेंसिटी, जब दूरी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो डेंसिटी में कमी आ जाती है, और ताप में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा कि उसके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी और जल है वो सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करने लगेगा। लेकिन ये जो मेथड इन्होंने मार्गन और वॉरेन ने दिया था, तो इस मेथड के आधार पर जो द्रव जल है उसका भी उन्होंने स्पष्ट अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप क्या होता है कि उसमें आणविक संगुणन के कारण द्रव जल की संरचना को हम आसानी से नहीं समझ सकते। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, उसमें आणविक संगुणन होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है। इस कारण से हम इस थ्योरी के आधार पर भी वाटर की जो लिक्विड स्टेट होती है उसको नहीं समझा सकते। तो फिर नेक्स्ट दूसरा क्या हुआ, एक क्लस्टर मॉडल आया जिसको झुंड मॉडल कहा जाता है। तो क्लस्टर मॉडल के अनुसार जो द्रव जल है उसमें जल के एकांकी अणुओं एवं अणुओं के झुंड का मिश्रण होता है। क्लस्टर मॉडल के अनुसार क्या होता है, झुंड मॉडल के अंदर कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक झुंड के रूप में उपस्थित रहते हैं, और उस झुंड के अंदर और भी सिंपल वाटर मॉलिक्यूल वो भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, झुंड बनाते हैं। इस प्रकार बार बार झुंड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ में उपस्थित रहेंगे। तो झुंड मॉडल के अनुसार जब द्रव जल के एकांकी अणुओं एवं अणुओं के झुंडों का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसमें सिंपल वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे और साथ साथ में क्या होगा, क्लस्टर फॉर्मेशन भी होता है। अब झुंड में जल के विभिन्न अणु चतुष्फलकीय आकार में परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, और क्लस्टर के टूटने पर ये पुनः एकांकी अणु अन्य क्लस्टर के चारों ओर फैल जाते हैं। तो क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहती है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है। मेन थ्योरी इसमें यही है, ये जो मॉडल क्लस्टर मॉडल होता है उसके अनुसार कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं। इस कारण से तो ये H2O होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इस कारण वो किस रूप में पाया जाता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो हर बार क्लस्टर बनता है, वापस एकांकी जो सिंपल मॉलिक्यूल होंगे H2O के अलग हो जाएंगे, फिर वापस क्लस्टर बनेगा। इस प्रकार से ये विभिन्न अणु होंगे वो चतुष्फलकीय संरचना के रूप में हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। क्लस्टर के टूटने पर ये पुनः एकांकी अणु के अन्य क्लस्टर के चारों ओर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से एकांकी अणु और अणुओं की झुंड के परस्पर जो इंटरचेंज होता है, अंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण ये जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है। तो सवाल अगर एग्जाम में पूछे कि द्रव जल की संरचना को क्लस्टर मॉडल के आधार पर समझाइए, तो आप इसको क्लस्टर मॉडल के आधार पर इस तरह से समझा सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु अन्य हाइड्रोजन परमाणु से चतुष्फलक संरचना के रूप में घिरे होते हैं, जिसमें दो बॉन्ड उसके अंदर
कोवेलेंट सहसंयोजी बंध होते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लस्टर संरचना बनती है, झुंड होता है और सिंपल एकांकी जो मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं वो उसके चारों तरफ उसको घेरे रहते हैं। और जैसे जब एक क्लस्टर बनता है फिर टूटता है, वापस नया क्लस्टर बनता है, तो इस प्रकार की संरचना के अंदर जो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में और क्लस्टर के बीच में इंटरचेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण द्रव है वो जल है वो द्रव संरचना के रूप में पाया जाएगा। तो इसमें 2 प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं कि बर्फ होता है वो जल की सतह पर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है, इसी कारण से जो बर्फ होता है वो जल की सतह पर तैरेगा। और यह भी पूछा जा सकता है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है। और कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है कि आइस के अंदर एक ऑक्सीजन परमाणु कितने बंध से जुड़ा हुआ रहता है, तो 4 बंध है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में सहसंयोजी बंध और 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो 2 इसमें हाइड्रोजन बंध होंगे और 2 इसके अंदर क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से चतुष्फलक संरचना के रूप में जल के मॉलिक्यूल क्लस्टर फॉर्म के अंदर द्रव अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। संरचनात्मक डिफरेंस क्या है, अंतर किसके बीच में, ठोस, द्रव, गैस के बीच। यहाँ पर कभी कभी सवाल पूछा जाता है, छोटा भी पूछ सकते हैं बड़ा भी पूछ सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंतर लिखिए, डिफरेंस लिखिए। देखिए ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करें सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। मैंने तीनों को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें तो जो ठोस होते हैं उसके अणु जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास में स्थित होते हैं। जो पार्टिकल्स होंगे ठोस के वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। जो उसके अवयवी कण होंगे उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है और उनके बीच में अंतराणु स्थान भी क्या होता है बहुत। जब मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, अणु पास पास में होंगे, तो उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। अंतराणविक जो अणुओं के बीच की दूरी होगी वो बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ जो ठोस है जिसके पार्टिकल जो अवयवी कण है इस प्रकार से बिल्कुल छटे हुए पास पास में रहते हैं, तो इनके बीच में अंतराणविक जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। जबकि द्रव जो मॉलिक्यूल्स होंगे, द्रव अणु जो होंगे वो ठोस की तुलना में क्या होते हैं, बहुत कम पास में होते हैं। मतलब इनके बीच में थोड़ा अंतराणविक ठोस की अपेक्षा डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। जबकि गैस से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और अंतराणविक स्थान भी बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से पहला इसका डिफरेंस ये हो गया कि जो ठोस होते हैं उसके अणु अत्यधिक पास में होते हैं, उसमें अंतराणविक स्थान बहुत ही कम होता है। जबकि लिक्विड होते हैं उसमें ठोस की तुलना में अंतराणविक जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है, अंतराणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि गैस की तुलना में कम होता है। और गैसें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अणु है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अंतराणविक स्थान है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ठोस होते हैं जब इनके अणु पास पास में होंगे, अवयवी कण पास पास में होंगे, तो घनत्व है वो बहुत ही अधिक होता है, अतः ये कठोर और सुदृढ़ होते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर इसका जो घनत्व होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसके अवयवी कण थोड़े ठोस की तुलना में दूर दूर है, अतः ये इनका जो घनत्व होगा वो ठोस की तुलना में कम होगा, जबकि गैस की तुलना में ज्यादा होगा। और गैस में तो अवयवी कण बहुत दूर होते हैं, इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, वैन डेर वाल्स बल होता है, इस कारण से इनका जो घनत्व होता है वो नगण्य होता है।
तीसरा डिफरेंस है कि इनमें अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है, तो इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस होते हैं उनके अंदर जो अवयवी कण है वो एक फिक्स आकार के अंदर और आयतन दोनों के अंदर निश्चित होते हैं, यानी जो अवयवी कण होंगे एक पर्टिकुलर उनकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इस कारण से इनका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। जबकि लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम है, तो इस कारण से वो क्या होते हैं, अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, अतः उनका आकार तो क्या होता है, अनिश्चित, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जब ये अपनी स्थिति चेंज करते रहेंगे तो आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित, जबकि जिस पात्र में अपन लेंगे उसी पात्र में स्थान घेर करके रह जाएंगे, तो इसलिए इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि गैसेज होते हैं उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल है, इस कारण से उनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया कि ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लिक्विड होते हैं उनका आकार अनिश्चित जबकि आयतन होता है वो निश्चित होता है, और जो गैस होते हैं उनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है, इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। जो ठोस होते हैं उसकी जो संपीड्यता होती है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी, उसको कंप्रेस करना, प्रेशर दबाना, पार्टिकल्स वैसे भी इसके पास पास में, इस कारण से इसकी जो संपीड्यता होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। इनमें थोड़ा वीक मॉलिक्यूल और दूर दूर है थोड़े ठोस की तुलना में, इस कारण से थोड़ी ठोस की तुलना में इनमें संपीड्यता पाई जाती है। जबकि गैस होते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण से इसको हम ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा संपीड्यता का गुण गैस के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट है, इनकी श्यानता होती है, नगण्य होती है। श्यानता का मतलब बहने का जो गुण, ठोस होते हैं उसके पार्टिकल्स पास पास में, इसलिए उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि लिक्विड्स होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है। जबकि गैस जो होती है उसमें बहने का गुण नहीं होता, उसमें विसरण का गुण होता है। गैस से क्या होती है, जैसे अपन कोई गैस होती है उसको छोड़ते हैं तो वो वायुमंडल के अंदर क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है, इस कारण से उसमें विसरण का गुण पाया जाएगा। नेक्स्ट है, जो ठोस होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं इसलिए मूवमेंट नहीं होता है, तो गतिज ऊर्जा इनकी 0 है। जबकि लिक्विड होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा ठोस से थोड़ी ज्यादा होती है, और गैसेस जो होती है वो तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स है, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैसेस की होती है, तो गैसेस जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति होती है, फिक्स होती है। हम सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार की इनकी ज्यामिति होती है, बीसीसी है, एफसीसी है, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं निश्चित आकार के अंदर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसमें विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है। जब इसके अवयवी कण एक क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होगा, ज्यामिति बनाएंगे अलग अलग, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये विषमदेशी गुण पर पाया जाता है। विषमदेशी का मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में, इसके जो अवयवी कण होते हैं निश्चित पैकिंग के कारण क्या होता है, इनका जो अपवर्तनांक है, गलनांक है, घनत्व है, वो भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस कारण से जो ठोस होते हैं वो विषमदेशिकता का प्रभाव दर्शाते हैं। जबकि जो लिक्विड होते हैं उनमें क्या होता है कि ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अतः ये कैसा प्रभाव दर्शाते हैं, समदेशिक प्रभाव देते हैं। समदेशिकता का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न डायरेक्शन के अंदर इनके जो गुण होते हैं, अपवर्तनांक है, घनत्व है, तो वो क्या होते हैं, सभी दिशाओं के अंदर समान होंगे, इस कारण से ये कैसा है, समदेशिकता का प्रभाव दर्शाएंगे। जबकि गैसेस के अंदर भी अवयवी कण दूर दूर होने के कारण ज्यामिति नहीं होती है, अतः ये भी कैसा, समदेशिकता का प्रभाव दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉलिड है जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसकी निश्चित ज्यामिति है। चौक कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, ठोस है। द्रव की बात करें तो जैसे वाटर है, एल्कोहल है। गैसेस की बात करें तो विभिन्न वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, हाइड्रोजन है आदि। तो इस प्रकार से आप अगर एग्जाम में छोटा सवाल पूछेंगे तो 2-3 डिफरेंस पूछा जाता है कि ठोस द्रव और गैस के अंदर 2-3 अंतर लिखिए। बड़ा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आप इसमें 7-8 जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हैं। बाकी हम
नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।